अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल आपको खुशामदीद कहती हूँ चीख उठा कराची में। आज बड़ा एक ज़रूरी प्रोग्राम है और कराची में एक वाक़या ऐसा हुआ है। वाक़या क्या हुआ है, एक आमद हुई है और एक आमद हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से। वो भारत जो बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी है, वो भारत जो कि जिसके मामले में हम लोग एक बरमला ये कह सकते हैं कि बदकिस्मत है पाकिस्तान कि उसको हमसाया सही नहीं मिला, बल्कि बहुत बुरा मिला है। हमने आज तक की तारीख़ में कभी भारत से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर या अच्छे जज्बात, अच्छी नीयत नहीं देखी। ये तो आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान से नफ़रत का खुल के इजहार किया जाता था दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे उनका कोई भी सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो पाकिस्तान को बदनाम किए बगैर बाज नहीं रहता था। लेकिन इसमें शिद्दत तब आई जब मोदी गवर्नमेंट आई, योगी जी साथ में लेके आए वो, और मुनाफरत का एक पूरा टोला जब आगे बरसरे पैकार हुआ तो उसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पहले बदनाम करना। लेकिन अब बात नफ़रत का अंदाज़ा आप यहाँ पे लगाएं कि अब नफ़रत की जो इंतहा है ना, वो पाकिस्तान से बढ़कर अब जा पहुँची है मुसलमानों से नफ़रत पर। मुसलमानों से शदीद तरीन नफ़रत का इजहार कुछ अरसे से बहुत शिद्दत से किया जा रहा है। मुसलमानों पर तंग कर दी गई है भारत की ज़मीन। वो मुसलमान 1947 में जो माइग्रेट करके वहाँ पर रह गए थे या यहाँ से माइग्रेट करके भारत गए थे, आज वो पछता रहे हैं। आज वो बरबला तौर पे ये कह रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है अगर वो उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, उनको जान से मारा जाता है, उनको बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी जाती हैं कि आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो है अब ये हिंदुत्व स्टेट है, सेकुलर भारत अब ख़त्म हो रहा है और एक हिंदू स्टेट बनने के लिए जा रही है। इसमें आप लोगों की जगह नहीं है। और अगर इस बात पे कोई एतराज़ करता है या एहतजाज करता है कि हमारी तो इमलाक यहाँ पर है, हमने तो भारत को चूज़ किया था, तो उसको कहा जाता है कि अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो बॉर्डर क्रॉस करो और पाकिस्तान चले जाओ। दो शहरी भारतीय जो कि मुसलमान हैं और दोनों बाप बेटा हैं, वो इस वक्त आए हैं कराची भारत छोड़कर, और मकसद है उनका यहाँ पर पनाह हासिल करना, क्योंकि भारत में उनके ऊपर ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि भाई अगर आपने हमें पाकिस्तान में पनाह ना दी तो खुदा ना खास्ता जब हमें अगर भारत का बॉर्डर क्रॉस करते के साथ ही हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा फ़ौरन। अब क्या करने के लिए जा रही है हुकूमत, ये तो हुकूमत जानती है और उसको पता है कि उसको क्या करना है, कोई फैसला करना है वो तो हुकूमत ने ही करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? हम ज़रा उनसे बात करने के लिए आए हैं क्योंकि वो कराची में आए हैं। तमाम मीडिया उसको कवर कर रहा है। आपने K21 पे उसकी मुसलसल आपने न्यूज़ भी देखी है, उसकी हेडलाइंस भी देखी, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखी है। तो अब मेरे प्रोग्राम में खुल के इस हवाले से बात करने के लिए हम आए हैं। हमारे बहुत कुछ चीता सवाल हैं ऐसे जो कि हमें इन दोनों बाप बेटा यानी कि हसनैन साहब और इसाक साहब से हमें करने हैं। चलते हैं सबसे पहले उनके पास, देखते हैं कि यहाँ पर वो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। भारत में ऐसा क्या हो गया था, भारत को छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया, अगर कोई दूसरी इस्लामिक स्टेट थी वहाँ पे क्यों नहीं गए। बहुत सारे सवाल आते हैं, उनसे जाके करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हसनैन साहब से। हसनैन साहब वालिद हैं, अभी इनके जो साहबजादे इनके साथ आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं हसनैन साहब से बात करूंगी क्योंकि मुझे ना सबसे अहम सवाल वो हसनैन साहब से ही बात करने। हसनैन साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरे इदारे की जानिब से मैं आपको खुशामदीद इस हवाले से करती हूँ कि आप एक भारत जैसी एक तंग नज़र और एक ऐसी सोच जो कि मुसलमानों के लिए इस वक्त ज़मीन को, सांस को तंग किया जा रहा है वहाँ पर, जिसका अंदाज़ा हमें होता है वहाँ का जो हमारा सोशल मीडिया वगैरह देखकर। तो कम से कम आप मुझे ये बताइएगा कि आते के साथ ही आपको पाकिस्तान में कुछ सुकून का, आपको थोड़ा सा एक सांस लेना नसीब हुआ? देखिए, पाकिस्तान के सख्त और मुश्किल हालात अपनी जगह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर जो सबसे पहला एहसास होता है वो ये है कि आपके साथ बनाम मुस्लिम कोई ज़्यादती नहीं हो सकेगी। बनाम मुस्लिम भी नहीं, मुझे तो सड़क पर ऐसा महसूस हुआ कि किसी भी कौमियत का आदमी, प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है बाहर, किसी भी कौमियत का आदमी महज इस वजह से किसी तशद्दुद का शिकार नहीं बनाया जाएगा जिस तरह भारत में होता है। एक मुसलमान के साथ होता है या एक ईसाई के साथ होता है या वहाँ के कबाइलियों के साथ होता है या फिर वहाँ पे सिखों के साथ भी होता है। सिखों के साथ भी होता है। सिखों के ख़िलाफ़ तो इतना बड़ा फसाद हुआ था, आप यकीन करेंगे 10,000 सिख मारे गए थे उसमें।
शायद आप उस वक्त बता रहे हैं जब इंदिरा गांधी की उस वक्त गवर्नमेंट थी और एक बहुत बड़ा उनके खिलाफ जो हुआ था वो बिल्कुल सबको पूरी दुनिया को पता है। 1000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे और ये ऑफिशियल फिगर है, 3000 से ज़्यादा दिल्ली में मारे गए थे। इतने बड़े पैमाने पर फसाद हुआ था। तो अक़लियतों को लेकर या गैर हिंदुओं को लेकर वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ के जो अब तो अवाम भी मुतासिब हैं। हमारी परेशानी की वजह क्या है कि आज से 20 साल पहले अवाम पर यह तअस्सुब नहीं था, कम था, लेकिन अब तो पूरी की पूरी अवाम मुतासिब है। तो जहाँ अवाम भी आपके ख़िलाफ़ हो, अक्सरियत भी आपके ख़िलाफ़ हो और हुकूमत भी आपके ख़िलाफ़ हो, मीडिया भी आपके ख़िलाफ़ हो, जुडिशरी आपके ख़िलाफ़ हो, आप क्या कदम उठाएंगे? हसनैन साहब, चूँकि हम इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर शायद आम लोग इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सेस नहीं है इतना, जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ से ख़बर आती है, तो हम लोग चूँकि नज़र भी रखते हैं, हमारी नज़र से गुजरती भी है। तो अगर हमारी इस वक्त नज़र का और अगर हमारे जो तजर्बे का धोखा नहीं है, तो गालिबन इसमें पहले तो पाकिस्तान के लिए तो जज्बात होते ही थे, हमेशा ज़रा खट्टा मीठा रिश्ता रहता था, हमेशा ज़्यादातर कड़वा भी रहता था। लेकिन अब जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है और ख़ास तौर पे योगी जी और मोदी जिस वक्त से वो आए हैं, तब से सुना है कि अब पाकिस्तान से ज़्यादा नफ़रत जो है वो मुसलमानों से की जा रही है भारत की सरजमीन पे। आपने बिल्कुल सही समझा और सही सुना है। आपका जो तजुर्बा है वो अपनी जगह, लेकिन जो आपने सुना है और समझा है बिल्कुल सही सुना। ये एक अलग बात है कि वहाँ पर अगर 100 चीज़ें होती हैं तो आप तक 5 नहीं पहुँचती हैं, 5 में आपकी तशवीश का ये आलम है। इसका मतलब है इससे ज़्यादा गंभीर हालात हैं, बहुत ज़्यादा, इससे 20 गुना ज़्यादा गंभीर हालात हैं। जो आपने सुना, आप समझा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक हुकूमत 3 चीज़ों की नफ़रत की बिना पर पावर में आती है: मुसलमानों से नफ़रत, इस्लाम से नफ़रत और पाकिस्तान से नफ़रत। 3 नफ़रतों की बुनियाद पर यह हुकूमत बनी है और अवाम इसे सपोर्ट कर रहा है। किसी ज़माने में कहा जाता था और कि भाई जो भी पाकिस्तान से नफ़रत है या मुसलमानों से नफ़रत है, तो वो हुकूमतें आपस में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि भारत और पाकिस्तान में अवाम तो मिलना चाहते हैं, अवाम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम है एक दूसरे से अपने मफादात की खातिर। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया है कि अवाम के अंदर भी इतनी कूट कूट के नफ़रत भर दी गई है कि शायद अवाम भी जो है वो अब बहुत ज़्यादा मुतासिब हो गए हैं भारत के? गिनती की कुछ सही दुरूहों की बात नहीं कर रहा हूँ। गिनती की, जिनकी उंगलियों पे गिनती हो सकती है कि वो पाकिस्तान से नफ़रत नहीं करते, वो मुसलमानों से भी नफ़रत नहीं करते, वो इस्लाम से भी नफ़रत नहीं करते। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम उंगलियों पर गिनी जा सकती। अच्छा हसनैन साहब, मुझे एक और बड़ा अहम सवाल आपसे ये करना है कि आप ख़ुद सहाफ़ी हैं, आप एक अखबार से मुंसलिक रहे भारत में, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बल्कि पूरा का पूरा हिस्सा इन सिर्फ 14 तारीख से लेकर अब तक की छोड़कर आपका पूरा ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो भारत में गुजरा। आपने वहीं से रोज़ी रोटी अपनी कमाई, आपकी औलाद वहीं पे हुई। ऐसा क्या हुआ कि कितना आपने सब्र किया, कितना आपने इंतज़ार किया कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे? ऐसा कब पॉइंट आया, कौन सा ऐसा पॉइंट आया कि आपने पहले यहाँ से आपने ट्रैवल किया एक दूसरे इस्लामिक कंट्री में, दुबई, उसके बाद आपने वहाँ से अफ़गानिस्तान आ पाए, अफ़गानिस्तान से फिर आपने जो है वो पाकिस्तान का रुख किया, बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने, क्योंकि वहाँ पे भी हालात हमें पता है कि बॉर्डर पे किस किस्म के हैं। सर, इतना बड़ा रिस्क लेकर आप पाकिस्तान आए, जबकि अगर आपको बना में मुसलमान अगर आपको इतनी मुश्किलात का सामना भारत में करना पड़ रहा था, तो आपके पास ऑप्शन और भी मुल्क हो सकते थे, जैसे कि आप दुबई गए थे, आप वहाँ पर भी रह सकते थे, आप इसके अलावा किसी दूसरे मलेशिया में आप कर सकते थे, अपना बंदोबस्त कर सकते थे। पाकिस्तान ही क्यों, और पाकिस्तान का शहर कराची क्यों? मुझे ये हो रहा है कि आप लोगों को जहाँ तक मेरी मालूमात है कि कराची से ज़्यादा प्रेफर आप लोग लाहौर को करते हैं, लेकिन पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में आपने कराची का इंतखाब क्यों किया, लाहौर का क्यों नहीं किया? आपके कई सवाल हैं, हो सकता है सारे सवालात मेरे जहन में बैक वक्त मौजूद न रहें, यह मुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। देखिए, आपने कभी जेल विज़िट किया है? सर, मैं 5 से 6 मरतबा सिर्फ अपने शो के दरमियान में मैं विज़िट करके आ चुकी हूँ। इसके अलावा जो वहाँ पर वैसे मेरा विज़िट होता है वो अलग होता है, बहुत दफ़ा। जी जी। जेल में क्या वक्त पे खाना नहीं मिलता? मिलता है, बल्कि बीवियाँ वक्त पे रोटी नहीं बनाती। जेल में वक्त पे चाय मिलती है, वक्त पे खाना मिलता है, रात का खाना वक्त पे मिलता है, ठीक है, बिस्तर होता है,
मैंने तो खैर यहाँ की जेल नहीं देखी है, अगर हुकूमत चाहेगी तो मैं यहाँ की जेल भी देख लूँगा इंशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी जो है वो कुछ ऐसी ही रही है, सोबतों की ज़िंदगी रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की जेल बड़ी साफ़ सुथरी जेल है। यानी आप दिल्ली की जेल का भी चक्कर लगा के आ चुके हैं? हाँ, दिल्ली की जो जेल है वो बड़ी साफ़ सुथरी जेल है। आप वहाँ जाएंगे देखेंगे इतनी हरियाली है, आप उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं, और इतनी सफाई है उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। खाना तो बिल्कुल ऐसे ही मिलता है जैसे यहाँ मिलता है, खाना ऐसे ही मिलता है, सादा खाना मिलता है। लेकिन जेल की ज़िंदगी से इंसान उकताता क्यों है? बताइए क्यों उकताता है? जेल जाने के बाद तो फिर आपकी पिटाई भी नहीं होती, तो आप तो जेल में ख़त्म हो गई बात, आपको सज़ा मिल गई, आप आ गए, या आप जुडिशल कस्टडी में हो या पनिशमेंट ले करके हो। हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जेल खाना है। आप रोटी खाइए, खाना खाइए, गोश्त खाइए, ठीक है, लेकिन आपको वो सुकून मैसर नहीं है जो किसी इंसान के लिए ज़रूरी है। अब इंसानों की अपनी अपनी किस्में हैं। कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग ना चाहते हुए समझौता कर लेते हैं, कुछ समझौते के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं फिर भी गुजार नहीं पाते, कुछ लोग समझौता नहीं करते, वो तलाश में रहते हैं कोई मौका मिले। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले भी मुसलमानों के लिए हालात वहाँ कुछ आसान नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि पुलिस में आप मुकदमा दर्ज करा सकते थे, अदालतें आपकी सुन लेती थी। लेकिन मोदी सरकार के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म होती चली गई। फिर भी हमने सोचा, हम खुद को माहिर मुआशियात कहते हैं, मानते हैं, है नहीं, वैसे ही मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े माहिर मईशत हैं और सारी दुनिया की मईशत में हमारी उंगलियों पे चलती है, ऐसा मान लेते हैं। हिंदुस्तान की मईशत का हमें अंदाज़ा था, गिरती हुई हालत का अंदाज़ा था। आप लोग समझते हैं हिंदुस्तान बहुत ऊपर जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी गिरती हुई माशी साख का, मईशत का हमें सब पता था। हमें लग रहा था कि मोदी की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लिहाजा अगले इलेक्शन में गिर जाएगी। लेकिन जब अगला इलेक्शन आया और वाकई उनकी हालत पतली हुई, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, महंगाई भी बढ़ रही थी, लोग तंग हो रहे थे, और ऐसा लगने लगा कि चलो भाई हिंदू खुद ही कहेगा कि इसको हटाओ, कांग्रेस को लाओ, किसी और पार्टी को लाओ। तभी उन्होंने वो वाला ड्रामा कर दिया, पुलवामा अटैक का कर दिया ना। करने के बाद थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीत कर आ गए। हम लोग ये समझ रहे थे कि पार्लियामेंट में जो उनका मैजिक फिगर है वो 272 है, 273 ले आएंगे तो सरकार बन जाएगी। हम समझ रहे थे यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। शर्तें लगी हुई थी, जिस रोज़ काउंटिंग हो रही थी वोटों की, शर्तें लगी हुई थी। कोई कह रहा था 130-40 पे पहुँचना मुश्किल है, कोई कह रहा था कि 200 पे पहुँच के रुक जाएंगे। जो हमारे एक बहुत बड़े सीनियर वो थे, मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने कहा, बच्चे, वो 80 साल के थे, मेरे बाप की उम्र के थे, बोले बच्चे यहीं बैठा हूँ, 230 क्रॉस कर जाए तो बताना, तुम सबको चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा मैं। हिंदू थे। मैंने कहा सर देख लें, हम भी बच्चे हैं आपके, आपसे ही सीखा है, ये बताइए कि अगर सरकार जो है वो 272 से आगे निकल गई तो क्या होगा? हम तो कुछ कह नहीं रहे, वो तो शुरुआत है। 303 पे पहुंच गई, यानी कि कर बैठ गए। कहने लगे कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, मैंने भी दौरा किया था, पूरे हिंदुस्तान का तो नहीं, लेकिन कुछ सीटों का दौरा किया। कहने लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है, मुझे तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये सीटें कहाँ से आ रही हैं। पता चला कि 10 से 15% जो घपले की सीटें हैं, वोट हैं। तो जहाँ पर ये सब कुछ किया जाता हो और कोई आवाज़ ना उठती हो, वहाँ पर हम कैसे ये कह दें कि अगला इलेक्शन मोदी हार जाएगा और कांग्रेस जीत जाएगी। अच्छा, हमारी यहाँ पे बॉर्डर पर भी एक्सपेक्टेशंस कुछ इसी किस्म की थी, लेकिन मेरा सवाल वही है कि पाकिस्तान का ही इंतखाब क्यों? आप दुबई गए थे, दुबई में आप सेफ रहते। पाकिस्तान के तो माशी हालात पूरी दुनिया को पता है कि ज़रा थोड़ा सा क्राइसिस में चल रहे हैं। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये अलग बात है कि इंशाल्लाह ताला कुछ अर्से के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। हमने अच्छे हालात भी देखे हैं। तो आपका वही वाला सवाल वहीं का वही है सर कि पाकिस्तान का इंतखाब क्यों? ऐसी कौन सी आपको जज्बातियत थी या कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपने कहा कि पाकिस्तान से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता? थोड़ा सा रैशनल हो जाए, अक्ल की बुनियाद पर बात करें। अच्छा, ठीक है, आपके सामने एक सहाफ़ी बैठा है और सहाफ़ियों की हालत दुनिया भर में कुछ सहाफ़ियों को छोड़कर बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, खाते कमाते हैं, इज़्ज़त कमाते हैं, बड़े बड़े लोगों में बैठते हैं, लेकिन खाने कमाने के नाम पर बहुत ज़्यादा उनके पास असासा नहीं होता। दुनिया में मुल्क बदलने की जो सूरत है वो शहरियत है। अमेरिका में शहरियत चाहिए तो $10 लाख चाहिए। $10 लाख का आदमी दिखता हूँ आपको? नहीं।
ठीक है, यानी वो लोग जो करोड़ों की हैसियत रखते हैं वो अगर चाहें तो मुल्क बदल सकते हैं, शहरियत ख़रीद सकते हैं, कारोबार अपना शिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। और वो मैं नहीं हूँ जिसने शुरुआत की है, माफ़ कीजिएगा। पिछले 9-10 सालों में कई हज़ार मुसलमान मुल्क छोड़ चुके हैं जिनके पास हैसियत थी। एक्चुअली मेरा अगला सवाल भी यही था कि अभी तक आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ हसनैन साहब और इसाक साहब, इनके जो साहबजादे हैं, सिर्फ इन्होंने माइग्रेट करके वापस ये पाकिस्तान का इन्होंने इंतखाब किया है, भारत के ऊपर फौकियत दिया पाकिस्तान को रहने के लिए इतने मुश्किल हालात के बावजूद। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे ऐसे ख़ानदानों को जानती हूँ जिनके आधे ख़ानदान या फिर पूरे ख़ानदान भारत को छोड़कर पाकिस्तान आए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारत में आहिस्ता आहिस्ता अब मुसलमानों के लिए जगह ख़त्म की जा रही है, तंग की जा रही है। अच्छा, क्या ये मेरा अभी वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन मेरे बहुत ज़रूरी आपसे सवाल करना है सर, क्या मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों की जान इस वक्त स्टेक पे लग गई है भारत में? बिल्कुल लगी हुई। आप देखिए, भारत की राजधानी के बिल्कुल पड़ोस में एक सूबा हरियाणा है, हम वहाँ रियासत कहते हैं, आप लोग सूबा बोलते हैं। ठीक है, रियासत हरियाणा बिल्कुल मुल्हिक है दिल्ली से, और दिल्ली की जो पार्लियामेंट है वहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे एक मुस्लिम इलाके पर चैलेंज करके हमला किया जाता है। आप चैलेंज की ज़बान बर्दाश्त नहीं करेंगी। खातून है, मेरी बच्ची हैं, बहुत छोटी हैं मुझसे, तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले सकता हूँ अपनी बच्ची समझ के। ठीक है, वो एक पोस्टर लगाते हैं, अबे ओ मेवात के मुसल्लो कटल्लो, ये उनकी ज़बान है। ठीक है, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, और वो जीजा कौन है? वही हैं, अच्छा। हिंदू हैं। तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर लो, वरना ठीक बिप 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 ओके मारे जाओगे। ये ज़बान है। ठीक है, सोशल मीडिया पे चल रही है, मुसलमानों ने शिकायत की। वो मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ वहाँ एक ही कबीला मेव है, मेव कबीला कहलाता है, राजपूत हैं वो लोग, वो मुसलमान हैं, कम पढ़े लिखे दीनदार मुसलमान हैं, ज़मीनियात हैं उनके पास, ज़्यादातर किसान हैं या मदारिस की तालीम रखते हैं, बड़े हुफ़ाज़ हैं वहाँ पर। आपने तबलीगी जमात का नाम सुना होगा, उसके अमीर ने अपनी तहरीक की शुरुआत उसी इलाके से की थी। पूरा इलाका तबलीगी होता है। उन्होंने अपनी पंचायत बिठाई और पंचायत में कहा, भाई क्या हो रहा है? बुढ़े आए पगड़ी बांधे हुए, उन्होंने गालियां दी अपने नौजवानों को, अबे तुम्हारे सामने ये ऐसे बोल रहे हैं, मार डालो सालों को, जान दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कहा उन्होंने। एमएलए बुलाया, मुसलमान एमएलए था, उसको डांटा। उसने कहा जी हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, ना रुके तो ना रोकियो। उन्होंने कहा अगर ये कानूनी तौर पर ना रुके तो इन्हें रोकियो, हम रोकेंगे, जान दे देंगे, इन्हें समझा दे। बात ख़त्म हो गई, वो नहीं रुके, सरकार ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, मुसलमानों ने तैयारी शुरू कर दी। जब ये जुलूस लेकर पहुँचे, कई हज़ार का जुलूस था, तलवारें और ये और वो, लेकिन ये बहादुर नहीं है, लड़ नहीं सकते। इतनी जितनी इनकी तादाद थी, इससे कम तादाद में मुसलमान लाठी डंडे लेकर के पहुँचे, कोई पुलिस की सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। ये पुलिस ने जब देखा कि साहब ये हो रहा है, पुलिस भाग गई, अब ये फंस गए। इनको खूब कूटा मियाँ ने, मियाँ का मतलब मुसलमान, मियाँ ने खूब कूटा, 5 लोग मारे गए। कितने मारे गए वो मैं नहीं जानता, लेकिन जिनकी रिपोर्टिंग हुई उनकी बात करूँ। ये वहाँ से भागते भागते एक मस्जिद में घुस गए, उसके इमाम को पकड़ के कत्ल कर दिया। नहीं, एक मुसलमान 5 जिंदे मारे गए। दंगा था ना, फसाद था। आप दंगे की कार्रवाई करते, 1250 मुसलमानों के मकान मस्मार कर दिए गए, नजरे आतिश नहीं किए गए, सरकारी बुलडोजर से मस्मार किए गए। इसका और इसके अलावा बहुत सारी दुकानों को भी, गालिबन बहुत सारी दुकानों को भी। वक्फा बिल्कुल सर पे आ पहुंचा है इस प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि भारत से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जब आपके अपने दामन में 1000 छेद हो ना, 1000 से ज़ायद छेद हो, तो अगले की शर्ट के टूटे हुए बटन नहीं गिना करते। ये वो पाकिस्तान है कि जिसके बारे में आप कहते हैं कि बहुत तंग नज़र और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्सट्रीमिज़म है। हालत असल में ये है, मैंने अभी आपको 6 सितंबर का एक खुसूसी प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो हिंदू कम्युनिटी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है,
आज तक उनके लिए मुसलमानों की तरफ से कभी कोई खुदा ना खास्ता उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इक्का दुक्का अगर किसी खर दिमाग की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले हिंदू से पहले मुसलमान अपने हिंदुओं के लिए खड़े हो गए, अपने भाइयों के लिए, कि इनके ऊपर कोई आंच ना आए, यह हमारी जिम्मेदारी है। ये फ़र्क है, एक सिर्फ बॉर्डर का फ़र्क नहीं है, ये एक सोच का भी फ़र्क है और ये एक नज़रिए का भी फ़र्क है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद बड़े अहम सवाल हम इसाक साहब से भी करेंगे और हसनैन साहब से भी करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन साहब के साहबजादे इसाक अमीर साहब। इसाक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी एजुकेशन आपने भारत में कितनी हासिल की है और क्या काम करते थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र 31 साल है और मैंने उर्दू मीडियम से 12th पास की है और प्लस एक डिप्लोमा किया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से। और दिल्ली में ही मेरी एजुकेशन हुई है। NIOS एक इदारा है गवर्नमेंट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उस इदारे से मैंने किया है। तो हसनैन मुझे इसाक मुझे एक बात बताइएगा कि आपके वालिद साहब भी एक तालीम याफ्ता शख्स और आप भी माशाल्लाह अपनी वो तालीम, आपका सिलसिला जारी था। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिरी है कि अपने मुल्क को छोड़ना जहाँ पे आपकी आँख खुली हो, आप परवान चढ़े हों, उस मुल्क को खैर बात कह देना इस वजह से कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो जहनीत है, तंग नज़र जहनीत है या फिर एक ख़ास किस्म का माइंड सेट है, उसकी वजह से ये एक एक्सट्रीम एक स्टेप होता है, बहुत जिसे कहा जाता है कि बिल्कुल आखिरी स्टेप होता है। क्या आप समझते हैं कि आपके इंडिया में आपके ऊपर मुसलमानों और आपके साथ बाकी मुसलमानों पर भी इस हद तक हालात को तंग कर दिया गया भारत में कि आप लोगों को ये एक इंतहाई कदम उठाना पड़ा, जबकि आपको पता था कि ये बड़ा मुश्किल है कि आप पहले दुबई जाएं, दुबई से फिर आप अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ट्रैवल करना इंतहाई रिस्की एक सफ़र था। कुछ पता नहीं था कि क्या हो जाए। इतना रिस्क लेने के लिए आपको किस पॉइंट ने मजबूर कर दिया था? देखिए मैम, अपनी ज़मीन छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपनी वालदा को छोड़ना और अपने रिश्तेदार भाई बहनों को छोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह उनके दिलों को नरम करे, आसानियाँ करे उनके रास्ते में, उन पर रहम फरमाए, बस अब दुआ कर सकते हैं। देखें, वजह ये थी हमारी इधर आने की, हिजरत करने की, कि जुल्म बेपनाह है। किससे कहें और क्या कहें, गवर्नमेंट में सारे वही हैं। किसी मुस्लिम अफसर से कहें तो उसकी नौकरी चली जाएगी, गई भी है ज़रा सी बात पर। आप ये देख लें, यहाँ तक है कि अगर एक पुलिस वाले की अगर वो दाढ़ी है तो उसकी नौकरी गई। हुआ है जिस जगह को उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पे मोदी जी, योगी जी की सरकार है, उस जगह पर हुआ है। और आखिरकार उस पुलिस वाले को बेचारे को अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ी और उसके बाद उसको अपनी ज्वाइनिंग करनी पड़ी दोबारा। ये हालत रही है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है ना सन 2014 में, जिसे हम मोदी जी कहते हैं, इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है सन 2000 का? गुजरात। गूगल किया जाए तो मोदी को बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। अभी इसी वक्त आप जाइए, गूगल कीजिए, मोदी का तारुफ बुचर ऑफ गुजरात के नाम से किया जाता है। मुसलमानों का वहाँ पे कत्लेआम किया गया था, बेपनाह किया गया था। किस हद तक नहीं किया गया, यहाँ तक कि अमेरिका ने इसका पासपोर्ट भी रोक दिया था, वीज़ा नहीं दिया था इसको। लेकिन बजाय इसको सज़ा होने के, इसको क्या कर दिया, इक़्तिदार पर बिठा दिया। सारी दुनिया इसको देख रही है। अब आ जाते हैं इनके छोटे भाई योगी जी। क्या नहीं किया उन्होंने मुसलमानों के लिए। बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की, एक तरफ कत्लेआम, क्या नहीं किया उस शख्स ने। देखें, चीफ मिनिस्टर बन गए। अगर ये मोहब्बत देते तो हम यहाँ नहीं होते। इसाक,
ज़रा थोड़े से मुझे आपसे कुछ ऐसे सवाल करने होंगे कि उसको मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिएगा। ज़ाहिर है कि एक चैप्टर खुला है तो उस चैप्टर के हर लाइन को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसहाक, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि आप एक ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहाँ पे आपने आँख खोली, जिसको हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हैं। तारीख ने ये साबित भी किया है, हम उनको दुश्मन समझते हैं, वो हमें दुश्मन समझते हैं। आप एक दुश्मन मुल्क से आ रहे हैं, गो कि आप हमारे अपने मुसलमान भाई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होगी। आप पाकिस्तान में चूँकि आपको तहकीकात होंगी, अब आपसे क्या इन तहकीकात के हर क्यों क्या का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं दोनों बाप बेटा? बिल्कुल। देखें, जुर्म तो हमने एक किया है। हम एक नंबर से चले दुबई, अबू धाबी पहुँचे, अफ़गानिस्तान गए, एक नंबर से गए। लेकिन क्या करें, हमने एक नंबर का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश की। पिछले 5 साल से हम लगे हुए थे, हालात ने हमें मजबूर कर दिया। क्या करते हैं? आप मुझे ये बताइएगा कि आप वहाँ से जब ये ट्रैवल करके आप इतना रिस्की आए, आपने कौन कौन सा दरवाज़ा इन 5 सालों में खटकाया कि यहाँ पर आपको शहरियत मिल जाए पाकिस्तान में? देखिए, 5 सालों में तो हमने दरवाज़ा कहीं का नहीं खटखटाया, बस हम लोग जाना चाहते थे। क्योंकि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है 3 बार और मेरे वालिद के साथ भी हुआ है। आपको उसमें नुकसान पहुंचाया गया? बिल्कुल, मुझे पीटा गया है, मेरे कपड़े उतारे गए हैं ऑन ड्यूटी कंपनी में। मैं किसको जवाब देता? मैंने अपने मैनेजर को बताया, अपने टीएल को बताया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पैसे भी छीन लिए गए। जस्ट बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, दैट्स व्हाई? यस, बिल्कुल। हाँ। एक मुस्लिम होने की वजह से नाम पूछते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। फिर क्या करेंगे आप? आपके अलावा और कितने आपको अंदाज़ा है कि और मुसलमान ऐसे हैं कि जो कि भारत छोड़ना चाह रहे हैं और भारत में अब उनके लिए जगह उनको लगता है कि वो नहीं है, तो वो पाकिस्तान का रुख इख्तियार कर सकते हैं? कुछ आपके इल्म में और हैं आप लोगों के अलावा? देखें, मैं तो किसी के दिलों का हाल को जानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछों के साथ हुआ भी है, कुछ लोग परेशान भी हुए हैं काफ़ी। मेरे साथियों में ही किसी के साथ उनको पर भी अटैक हुआ है, इस बैरे में से मारा गया है, कुछ को तो जान से मारा। आपका यहाँ पे पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार था या कराची में? नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, ना कोई हमारा यार दोस्त था, कोई नहीं था। बस हम तो एक अल्लाह के भरोसे पर आए थे। ठीक है, अब क्या आप चाहते हैं? आपको यहाँ पे टेम्परेरी बेस पर यहाँ पर आपको पनाह चाहिए या आपको मुस्तकिल बुनियाद पे चाहिए? देखें, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट मुस्तकिल दे, टेम्परेरी ना दे। टेम्परेरी देने का क्या फ़ायदा होगा? तो फिर आप के जो ज़ाहिर ज़िंदगी चलाने के लिए जॉब, आपके दीगर ज़ाहिर कि आपने दोनों बाप बेटों ने ज़ाहिर कि हमेशा ईदी में तो नहीं रहना, उसके लिए भी ज़ाहिर आपको एक जॉब भी चाहिए होगी, तो क्या आप उसके लिए भी आप एफर्ट कर रहे हैं? देखें, पहले तो इसी काम से हमें गवर्नमेंट फ्री कर दे कि हमें पनाह दे दे, असाइलम दे दे। जो भी प्रोसीजर है, जो भी इनको तफ्तीश करनी है वो करें, हम उसके लिए तैयार हैं। रही बात जॉब की, घर की, मकान की, शादी की, देखें, जॉब में तो मेरे पास स्किल्स है, जानता हूँ मैं कुछ काम कर लूँगा, ड्राइविंग भी कर लूँगा, रोटी बना लूँगा। अगर कहीं अगर दिक्कत आई जॉब में, तो फिर मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल। इसहाक, सबसे अहम सवाल वो ये कि इसहाक ज़ाहिर है कि भारत से कोई भी अगर आता है ना, भारत से अगर कोई टमाटर भी आएगा ना, तो हमें उस पर भी शक होगा। आप तो दो एक शहरी हैं वहाँ के। ज़ाहिर है कि आपको एक, हम हैसियत मुसलमान आपके साथ हमारी जो एक लगाव है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये भी सवाल अपनी जगह पे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता, अब सबसे पहला सवाल आता है कि भाई आप जिस तरीके से आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत का ही कोई प्लान हो, या भारत, ऐसे कई सवाल जन्म ले सकते हैं, ऐसे कई सवाल क्या कहेंगे उसके हवाले से? देखें, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मोबाइल पर हैं। अगर कुछ इस तरह का अगर गवर्नमेंट को लगता है, तो मैं सन 2014 से लेकर के अभी तक, जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है, तो मैं शायद डॉक्यूमेंट्स वो दे सकता हूँ। हसनैन साहब दोबारा आ गए हैं मेरे साथ। हसनैन साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए अभी मैं इसहाक से बात कर रही थी, मुझे ये बताइएगा आपके खाने पीने रहने का यहाँ पर इंतज़ाम सही है? बहुत अच्छा इंतज़ाम है। फैसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल अली साहब का, यहाँ के स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त मुझे कोई अपने दरवाजे पे खड़े होने की इजाज़त नहीं दे सकता था, ईदी ने हमें पनाह दी है, आप लोगों ने पनाह दी, आप लोगों ने, और इतना अच्छा इज़्ज़त आमेज़ सलूक किया, मैं उसका शुक्रिया लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। इसलिए ये तो
बिल्कुल आप समझ लें कि मेरे दिल की बात है, इसमें कोई बनावट या तसन्नो नहीं है, कोई तकल्लुफ़ नहीं है, एकदम सीधी बात कह रहा हूँ मैं कि वो रात मुझ पर बहुत भारी थी जब मैं यहाँ पर आया। हसनैन साहब, ये बताइएगा कि अब आगे के मराहिल, अब ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है और उसके लिए बहुत सारे आपसे सवालात किए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। क्या आप तमाम तर सवालात के लिए तैयार हैं सर, हर किस्म का सबूत देने के लिए? रास्ता क्या बचा है बताइए आप। अगर हम गलत हैं तो फिर हम पर कार्रवाई बनती है। हमने तो आपसे एक सीधी सी बात की कि एक वायलेशन है हमारी, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने का कोई और मुतबादल रास्ता हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने मजबूरी में ये कदम उठाया। उसके अलावा जिस चीज़ की जैसे चाहे जांच कर लें अदालतों को। ये एक असूल है सर, जाहिर है कि हर एक मुल्क, और जाहिर है कि मैं अभी इसाक से भी ये बात कर रही थी कि आपसे बहैसियत मुसलमान एक लगाव है, वो बिल्कुल है, और उसके लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ भी आपके साथ हैं। लेकिन जाहिर है कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तो शुड बी मस्ट बी फॉलो। तो जाहिर है कि उसके हवाले से बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे जो आपसे किए जाएंगे, तो उम्मीद है कि आपके पास तमाम तर सवालात के जवाब। इंशाल्लाह कोई वो नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आपकी दोनों की तरफ से एक बयान आता है और आप लोग इतने खौफजदा हैं कि अगर आपको वापस तफ्तीश के बाद अगर ये फैसला किया जाता है कि आपको असाइलम यहाँ पे ना दिया जाए और आपको वापस डिपोर्ट कर दिया गया, तो उस सूरत में आपने कहा है कि अगर ऐसा किया गया तो हमें भारत पहुँचते के साथ ही, पहला कदम पड़ते के साथ ही वहाँ पे हमें कत्ल कर दिया जाएगा। क्या ऐसा वाकई मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं मौत से खौफ नहीं हूँ, मरना तो यहाँ भी है, वहाँ भी, कहीं भी मौत आ जाती है। असल चीज़ होती है कि वो जो इल्ज़ामात लगाएंगे, जो बातें करेंगे, और वो इल्ज़ामात की ज़द में पाकिस्तान भी आएगा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नहीं आएगा। तो जो इल्ज़ामात लगाएंगे, जितने हमारी तज़लील तखीर होगी, हम उससे बचने की खातिर चाहते हैं कि आप ही मार देना, मरना तो वही है। सर आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 70 साल। सर 1947 में आप लोगों के जाहिर के घर, आप तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे, आपके आप था ही नहीं, हाँ सही है, आप तो थे ही नहीं उस वक्त। तो आपके जो वालिदैन हैं, जब उन्होंने, या आपके फोरफादर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर भारत में रहने का जो फैसला किया था, आज उस पर आपको पछतावा है? गलत फैसला था वो, लेकिन वो भरोसा कर गए। जवाहरलाल नेहरू का नाम तो सुना होगा आपने, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो। तो उनके एश्योरेंस पे चले गए कि चलो जी जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम आबादी रहेगी वो हमारे भाई हैं, ये मुल्क सेकुलर होगा, ये मुल्क हिंदू नहीं होगा, सेकुलर होगा, आपके साथ मुसावियाना सलूक होगा। वो भरोसा कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारा प्रोग्राम का वक्त इससे ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर इनको रखा गया है, यहाँ पर इनको बकौल इनके, मैंने इसी वजह से इनसे मालूम किया कि क्या इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे रहने में, या फिर इनके खाने पीने या दीगर मामलात में इनके साथ कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हारून, मुख्तसरन बताइएगा कि अब क्या कार्रवाई होने के लिए, जाहिर है कि इस वक्त एजेंसीज और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अपनी तसल्ली करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त इनका इस तरीके से यहाँ पर आना, आप क्या समझते हैं कि लैक कहाँ पे हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये ठीक है, इंडिया हमारे पड़ोस मुल्क के शहरी है, मुसलमान है, अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में जो जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए, ये गैर कानूनी तरीका है। जाहिर सी बात, अब हमारे अदारे बैठेंगे, हुकूमत बैठेगी, एक कमेटी तश्कील होगी, इसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि इनको एकदम शहरी पाकिस्तानी नेशनलिटीज़ भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा देगर और दूसरी चीज़ें अदारे हमारे तहकीकात करेंगे, बारी की नोयत है, क्योंकि ये एकदम पाकिस्तान इंडिया से अबू ज़ेबी जाते हैं, अबू ज़ेबी से अफ़गानिस्तान आते हैं, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होते हैं। इसके बाद इनके साथ इंडिया में जो जुल्म ज़्यादती हुई, ये जो अपना बयान दे रहे हैं वो अपनी जगह है, तमाम चीज़ें अपनी गलत नहीं कर रहे, वो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम वो तमाम चीज़ें तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दाखिल जिस तरह तरीके से हुए वो गैर कानूनी है और उसकी तहकीकात होंगी, उसकी तहकीकात होंगी। और इसके अलावा देगर इनको क्या शहरियत दी जाती है नहीं, ये हुकूमत वक्त के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला होगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को जब वाइंड अप करते हुए इस प्रोग्राम को मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला बस यही दुआ करेंगे कि किसी को भारत जैसा पड़ोसी ना दे। ये पाकिस्तान बदकिस्मत है इस मामले में, मान लीजिए इस बात को। इस वक्त भारत में सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं हिंदू के अलावा,
वो सब के सब इसी हालत में है, लेकिन मुसलमानों से ख़ास तौर पे नफ़रत का इजहार किया जा रहा है। क्रिश्चियन वहाँ पे खुश नहीं है, ना महफूज हैं। सिख वहाँ पर महफूज नहीं है, ना वहाँ पे खुश हैं। इसके अलावा किसी भी आप अक़लियत को आप ले लें, दरअसल उनका अब नस्बुल लाइन वो ये है कि अब हमने इसको सेकुलर भारत से हमने इसको एक हिंदू स्टेट बनाना है। सिंपल उसका एक फार्मूला उन्होंने ये बता दिया है। तो अब वहाँ पे मुसलमानों की गुंजाइश नहीं है। आज ये दोनों आए हैं, कल हो सकता है कि इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए। हुकूमत वक्त यानी कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और एजेंसीज़ के लिए उनको मालूम है कि उनको किस तरीके से तहकीकात करनी है, किस तरीके से अपनी तसल्ली करनी है। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है बताना कि इन्होंने कराची का किया, पाकिस्तान का इंतखाब किया। इसमें एक ज़ाहिर है कि एक खिलाफ कानून एक अफ़गानिस्तान से यहाँ तक जिस गैर कानूनी तरीके से आए उसकी तहकीकात हो रही हैं और वो अपनी जगह पे होती रहेंगी और वो पता है जिन्होंने करनी है उनको पता है किस तरीके से करनी है। मैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अगर ये मेरा प्रोग्राम का हिस्सा भारत अगर देख रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम भारत में भी किसी हद तक फॉलो किया जाता है, तो अगर हम लोग इस हवाले से बात करें कि खुदा के लिए इतनी नफ़रतें मत पालें, इतना घोट मत दें फ़िज़ा को कि खुदा ना खास्ता एक वक्त आए कि आप लोग उस नहज पर चले जाएं कि जब आप अपने ही ज़ात के हिंदुओं को काटना शुरू कर दें। इतनी नफ़रत आप में आज क्या है, आपने पहले जो है वो मुख्तलिफ़ अक़लियतों को, मुसलमानों को टारगेट बनाया। एक वक्त आएगा आप इतने तंग नज़र हो जाएंगे जो बड़ी तेज़ी के साथ आप उस तरफ जा रहे हैं, आप एक दूसरे को मारेंगे। अभी तक हम सिर्फ ये जानते थे कि पाकिस्तान से नफ़रत है, आज ये बात खुल के पूरी दुनिया में सामने आ गई है कि इनको सिर्फ एक हिंदू स्टेट बनानी है। मुसलमानों से तो शदीद तरीन नफ़रत है, बाकी वहाँ पर मज़ाहिब का भी कोई एहतराम नहीं किया जा रहा है। और एक शायद ये भी एक पॉइंट सामने आ सकता है आने वाले दिनों में कि मज़ीद इस तरह के बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आएँ। अब हुकूमत को तय करना है कि इनका इंतज़ाम किस तरीके से किया जाएगा। इनको अगर असाइलम दिया जाता है तो ये गवर्नमेंट उनको पता है कि किस तरीके से इसको देना है, क्या इन्होंने फ़ैसला करना है, हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इनको फिर मार दिया जाएगा। इनको अभी वहाँ पे रहते हुए जितना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो सोचिए कि इन बयानात के बाद जो भारत को इन्होंने एक्सपोज किया है यहाँ पर आकर, इसके बाद इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो फ़ैसला करना है वो कीजिएगा। मेरा मकसद था सिर्फ दुनिया को ये दिखाना, या जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये दिखाना कि भारत का असल चेहरा किस किस्म का है। प्रोग्राम के आखिरी में सिर्फ एक दफ़ा फिर भारत से ये बात कहना चाहूँगी, जब अपने दामन में 1000 से ज़ायद छेद होना तो अगले के टूटे हुए बटन नहीं गिना करते। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने